यू हैव गॉट 1 पॉइंट चार्ज। मैंने पहले भी कहा था कि दीज़ आर नॉट लाइक अ पॉइंट चार्ज, लेकिन ये पॉइंट चार्ज बनाया जा सकता है। अगर ये पॉइंट चार्ज होंगे, तो पॉइंट चार्ज में ग्राफ अप्रोच करेगा आगे वाई एक्सिस को, क्लियर है? ये सारी बातें मैं पहले भी कर चुका हूँ, ठीक है? तो बेसिकली आप इसको कंसीडर कर रहे हैं अभी इस वक़्त कि दे आर पॉइंट चार्जेस, ठीक है? ये कोई मेटल के स्फीयर कंसीडर ना करें, और अगर आप करेंगे, तो फिर उस वक़्त यहाँ से ये रेडियस इसका होगा और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी, क्लियर है? और अगर इसे पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, तो ये ग्राफ आगे जाके अप्रोच करेगा वाई एक्सिस, क्लियर है? ये 2 बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो एक ग्राफ में दोनों मज़े ले लीजिए, पॉइंट चार्ज के भी ले लीजिए, मेटल के स्फीयर के ले लीजिए जो कि चार्ज्ड है, दोनों के मज़े ले लीजिए, ठीक है? अब आ जाइए, सो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? अगर इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आया जाए, ठीक है? तो इसका मतलब ये होगा, तो अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अब पहले ग्राफ क्या था? पहले जो हमने ग्राफ देखा था, वो ग्राफ बीच में कहीं न कहीं हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस को छू रहा था, डिस्टेंस को कहीं न कहीं छू रहा था, कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 हो रही थी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दूँ पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव उसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, नतीजा ये होगा, ये चलता ही रहेगा इधर तक, चलता ही रहेगा। तो इन दोनों के बीच में कभी भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं होगी बीच में, यही वजह है। ग्राफ नीचे जाता है और यहाँ से घूम के वापस ऊपर आ जाता है, क्लियर है? यानी देखा जाए, तो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ, तो ये नीचे वाली डॉटेड लाइन देखिए, तो ये ग्राफ को उसूलन ऐसे जाना चाहिए, यूँ जाना चाहिए, ठीक है? और अगर नेगेटिव वाले की बात करें, अच्छा, अब जो ये ग्राफ यूँ उतर रहा है नीचे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आपने फ़ॉर्मूला पढ़ा है, इसका मतलब ये है कि आपने फ़ॉर्मूला पढ़ा है, E इज़ इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उस हिसाब से E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जैसे-जैसे डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएँगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, यहाँ तक तो ठीक है। और अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दूँ मैं, तो टेस्ट चार्ज का मतलब ये होगा कि ये इसको राइट साइड पे रिपेल करेगी। तो राइट साइड पे, आपके राइट साइड पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, सबको मैंने पॉजिटिव लिया है, ठीक है? तो राइट साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, उसको मैंने पॉजिटिव लिया है, और लेफ्ट साइड पे सब नेगेटिव लिया है फिजिकल रियलिटी में। सो देखिए, इस डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में होगी E1, ठीक है? इसीलिए ये क्या लिया हमने? इसीलिए इसको हमने क्या लिया भाई? पॉजिटिव लिया। क्लियर है? आ रही बात समझ में? नहीं? क्योंकि ये इसको, इस चार्ज को ये रिपेल करके इधर फेंकेगा ना, E1 की डायरेक्शन राइट साइड पे होगी। तो इसलिए क्या है भाई, ये पॉजिटिव में है, तो ये देखो, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बना है। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे ही ये आगे की तरफ आएगा, तो ये नेगेटिव वाला इसे क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी, इस नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन भी ज़ाहिर है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन भी राइट साइड पे होगी। क्लियर है? सो इस राइट साइड पे होने की वजह से, जहाँ से ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा इस चार्ज से, उस पॉइंट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? बजाए इसके कि ये अपोज़िट डायरेक्शन में जाए, ये अपोज़िट डायरेक्शन में क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन भी राइट साइड पे है, और राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैंने पॉजिटिव ली है, तो ये E2 जो कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये भी राइट साइड में होने की वजह से पॉजिटिव है। इसकी ग्राफ यहीं से ऊपर की तरफ मुड़ गया, ग्राफ नीचे नहीं जा रहा। क्लियर है? आ रही बात समझ? क्लियर है, नहीं क्लियर है बेटा? ठीक है? ये सारी बातें याद रखना। अब इसके क्वेश्चन देख लो। अब अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर मालूम करनी है, सो E1 प्लस E2 का सम हो जाएगा। तो वो कैसा मसला नहीं है। सो E1 प्लस E2 का सम KQ1 अपॉन R स्क्वायर प्लस KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है? यानी यहाँ से इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी, तो KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर कर लो, खत्म बात। ठीक है? तो नेट क्या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की वैराइटीज़ हैं बेटा। अब तो खैर लेटेस्ट क्वेश्चन भी तुम्हें मिल ही जाएँगे, 2024 के पेपर में भी तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है? में एक क्वेश्चन है, समर 2007 पेपर 4, क्वेश्चन नंबर 7। 2 charged points A and B are separated by a distance of 6.0 मीटर। अच्छा जी, द वेरिएशन विथ डिस्टेंस G, द वेरिएशन विथ डिस्टेंस G, ठीक है, ऑफ D फ्रॉम A
A of the electric field strength E along the line AB is shown in figure 3.2. अच्छा जी, क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है जी? क्वेश्चन रीड किया आप लोगों ने? अच्छा, ये कौन-कौन से चार्ज हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर आके इधर से ही मुड़ गई ऊपर की तरफ, तो ज़ाहिर-सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मुड़ गई, तो इसका मतलब है कि 2 अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। An electric an electron is emitted with a negligible speed from point A travels along AB. State the relation between electric field strength E and B of the potential. अच्छा, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, वाह! और यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस जगह पर ट्रैवल कर रहा है, क्यों ट्रैवल करेगा? इसका मतलब है कि ये उसको अपनी तरफ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, यस और नो? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, यस और नो? ऐसा ही है ना? यही पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन ट्रैवल क्यों करेगा भाई उस डायरेक्शन में? क्योंकि अट्रैक्शन होगी एक तरफ, दूसरी तरफ से रिपल्जन होगी। यस और नो बेटा? यही होगा। अब वो कह रहा है, सबसे पहला काम, वो कह रहा है स्टेट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई एंड बी। इनके दरमियान क्या निकालो रिलेशन। तो ये है कि नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। कौन कौन नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है भाई? कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। यही है, क्लियर है? अब आगे आ जाओ। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये लिख लिया। चलें आगे। अब वो क्या कह रहा है, द एरिया below the line of the graph of the figure 3.2 represent the potential difference between A and B. Use 3.2 to determine the potential difference between A and B. अल्लाह रहम करे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका पूरे का एरिया निकालना है। पूरे का एरिया निकलेगा यार। ठीक है भाई, तो कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। पहले तो काम ये करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। तो एक एरिया तो डायरेक्ट निकल जाएगा लेट टू गेट, बाकी बॉक्सेस काउंट करने पड़ेंगे। अच्छा, अब पहले एक बॉक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बॉक्स क्या है? एक बॉक्स में क्या-क्या आएगा? तो देखो भाई, एक बॉक्स की बात करें, तो एक बॉक्स में ये है सेंटीमीटर में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, ये 0 से 2 10 है। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, ये 0.2 है। सो एक बॉक्स हॉरिजॉन्टली, जो एक बॉक्स है, तो मैं बात करूँ, तो ये होगा 0.2 सेंटीमीटर। ऐसे ही है? सो 2 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 2 मीटर। और अगर मैं इसी का वर्टिकल वर्जन की बात करूँ, तो एक बॉक्स वर्टिकली कितना होगा? तो ये वर्टिकली कितना होगा? ये 5 किलो पर मीटर है। तो ये 0.51, 1.52, 2.53, 3.54, 4.55, तो ये 0.5 हो जाएगा किलो वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इन दोनों का एरिया निकालो। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई बाई एक बॉक्स का एरिया छोटे का। सो ये होगा 0.5, और ये किलो है तो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। सो मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर बनता है? जी पता नहीं है। एक बॉक्स कितने का होगा? 10 जी, 10 वोल्ट्स का एक बॉक्स होगा, यस और नो? एक बॉक्स 10 वोल्ट्स का होगा। अब आप एक काम करें, ये समझ में आ गया आपको? अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 30 14 हो गया। ठीक है, और यहाँ से आता कितना है? 14, 14 1 2, 14 1 14, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सो ये आपका हो जाएगा कितना, 40 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया भाई, 30 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये वोल्ट्स में आ जाएगा, कितना हुआ जरा कीजिएगा। 2200। या अल्लाह, कुछ तो गड़बड़ है दया। नहीं है यार, ये सेंटीमीटर में है, तो 0.2 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 0.5 किलो वोल्ट पर मीटर। 0.5 है ना ये, तो 0.2 और 0.5 2x। अरे यार, ये 0.2 है, ये 1 वोल्ट होगा, देख रहे हो, ये 1 वोल्ट होगा भाई, ये 1 वोल्ट होगा। ये 0.2 एक्सपोनेंट नेगेटिव 2 लिखना था, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, अगेन समझ लो, ये आपका 0.5 किलो वोल्ट पर मीटर है, एक बॉक्स, ये वाई एक्सिस का छोटा वाला बॉक्स, और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस का एक बॉक्स 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 4, ठीक है, 6 8 और 10, ये 1 हो गया, फिर ये यहाँ तक 2 हो जाएगा। तो 0.2 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 2 मीटर कर दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, 0.2 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 2, 0.5 एक्सपोनेंट 3, तो ये बनता है 1 वोल्ट। तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, यानी एक जो बॉक्स है आपका, ये 1 वोल्ट के इक्वल है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे कितने हैं, 40, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है। सो 14 मल्टीप्लाई बाई 30 हमारा कितना बनता है, मल्टीप्लाई बाई 1 वोल्ट, तो ये कितना बनेगा, 420 वोल्ट, ठीक है। अभी ये आया 420 वोल्ट, क्लियर है। अच्छा अब सुनना, अब उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। उसके बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 80 71 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। 100 बॉक्स हो गए। अब कौन सा बचा, ये बचा, और इनको मिला लो तो 101, इसको इसको मिला लो 102, इसको यानी इसको ले लो 103, ठीक है, इसको इसको ले लो 104, इसको और इसको ले लो 105, इसको इसको ले लो 106, इसको इसको ले लो 107, इसको 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 ले लो 108, इसको और इसको ले लो 109, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 109 बॉक्सेस मुझे नजर आ रहे हैं, बात समझ में आ रही है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, प्लस माइनस 109 बॉक्सेस, क्लियर है। जो हाफ से कम है उनको छोड़ देते हैं, वैसे उसूल ये है, जो हाफ से ज्यादा उनको काउंट कर लेते हैं, मैंने हाफ हाफ करके भी काउंट कर लिया, इट्स ओके। तो 109 बॉक्सेस में, ठीक है। अब जरा इधर आओ, तो 10109 मल्टीप्लाई बाई 1 वोल्ट कितना हुआ, 109, टोटल करो कितना हुआ, कितना बनता है, 529। 529 वोल्ट, ये करेक्ट आंसर है। तो आप चेक कर लीजिए, उन्होंने नहीं दी होगी मार्किंग स्कीम में, कुछ ना कुछ दिया होगा मार्किंग स्कीम के अंदर। जी जी हमजा, सर हम इस क्वेश्चन में उसको दो ट्रेपेजियम बनाते भी हो सकता है। कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ट्रिपेजियम कहाँ से कहाँ बनाएंगे, आप कहाँ से बनाएंगे, आप ट्रिपेजियम कितना बनाएंगे, तो आप फंस जाएंगे ट्रिपेजियम, क्योंकि मसला ये, अगर आप यूं करके भी लेते हैं तो ये एरिया छूट जाएगा, और फिर ये कर होते 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 काफी बॉक्सेस निकल जाएंगे। तो बेहतर है जहां तक उसका रेक्टेंगल बन सकता है वो बने, उसके बाद आप बॉक्सेस काउंट कर लें, ठीक है। तो और तकरीबन इनके हिसाब से 530 बॉक्स है, तो इतना फर्क नहीं है। तो 530 बॉक्स के हिसाब से 530 वोल्ट्स आना चाहिए, एंड वी आर मच क्लोजर यार, कोई ऐसा मसला नहीं एज पर मार्किंग स्कीम, क्लियर है। और फिर उन्होंने प्लस माइनस करके एरिया दिया हुआ है, प्लस माइनस करके रेंज गिवन, क्लियर है। कितना आया हमारा, 529,
यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज इट रीचेस द पॉइंट बी। पॉइंट बी पे रीच करेगा, तो भाई पॉइंट बी पे रीच कैसे करेगा, तो उसके लिए एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। अगर इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पे यहाँ से निकल के वहां जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे वर्क डन होगा, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे, ये इसको रिपेल करेगा, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्क डन होगा जो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो देखो, ये रूल अप्लाई कर दो, जो इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अप्लाई कर दो। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, फाइनल वहां पे पहुंच के कुछ ना कुछ हो जाएगी, तो वो भी अप्लाई करो तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन 2 इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कर दो। इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कंसीडर कर लो, कोई मसला नहीं है, फाइनल फिर भी निकल ही जाएगी। ठीक है, सो क्यू इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और तुमने वी निकालना है, सो 2 क्यू डेल्टा वी अपॉन एम कर लो, स्क्वायर रूट कर लो। सो 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 19 कूलम है, ये डाटा शीट के अंदर मौजूद होता है। मल्टीप्लाई बाई कितना 529 है, वहाँ 30 का सो के आप 29 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो है आंसर है, आप वो लिखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.9.11 इंटू 10 पावर नेगेटिव 31 है। इसको स्क्वायर रूट कर लीजिए और प्लीज आंसर बताइए क्या आ रहा है। 1.37 times 10 power 7. 1.37 टाइम्स 10 पावर 7 Seven. मीटर पर सेकंड। क्लियर है? चलें स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब इधर देखो भाई, जस्ट फर्स्ट करो फॉर एग्जांपल, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। एज्यूम करो, एज्यूम करो कि तुम्हारे पास एक बड़ा नेगेटिव सोर्स चार्ज है, जस्ट लाइक अर्थ। जैसे अर्थ की हमने बात की थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझाते हुए, एग्जैक्टली यहाँ पे एक नेगेटिव सोर्स चार्ज लूंगा मैं। क्लियर? एक नेगेटिव सोर्स चार्ज में लूंगा। क्लियर? ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है, होगा 200 कूलम 300 कूलम कर लो, इसको कोई बड़ी वैल्यू कर लो। और जहां पर ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है, तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक जगह है जहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो रही है। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट को और इससे बाहर के पूरे एरिया को हम इंफिनिटी कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, ई की वैल्यू जीरो हो रही है। क्लियर है? एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, यानी ये और इससे बाहर का इलाका इंफिनिटी है। अब इस पॉइंट पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, तो इसमें मौजूद एनर्जी भी जीरो होगी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ईपी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो भी क्या होगी, जीरो। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो। अब यहां से क्या होता है कि ये टेस्ट चार्ज को, ये जो सोर्स चार्ज है, अब टेस्ट चार्ज की क्या वैल्यू हो सकती है, बहुत छोटी वैल्यू होगी, अज्यूम कीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 19 कूलम। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है, टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव है। इस टेस्ट चार्ज को, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 19 कूलम है, अच्छा मैं काम करता हूँ, नेगेटिव बहुत छोटी वैल्यू है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, मैं इसको 2 कूलम का चार्ज कर देता हूँ, और इस 200 कूलम के चार्ज को और बड़ा करके, ठीक है, इसको 2 इंटू 10 की पावर तकरीबन 10 कूलम का चार्ज कर देता हूँ, ऐसे। ठीक है, इस तरह से, यानी ये वैल्यू बहुत छोटी है, 2 कूलम का चार्ज है, और ये 2 इंटू 10 की पावर 10 कूलम का चार्ज है, दोनों में को इतना फर्क कर देता हूँ। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम है, और हमारा मास 70 केजी है ऑलमोस्ट, कितना कम है। सही है? तो इसी तरह कितना फर्क है दोनों के मासेस में, इसी तरह ये टेस्ट चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है, दोनों के चार्जेस में भी इतना फर्क है। ठीक है, ऐसे सोचिए। अब इसको उठा के इन्फिनिटी से मैं अंदर की तरफ कहीं किसी पॉइंट पर लेके आ रहा हूँ, सपोज दैट वो पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट।
अब इस पॉइंट पे जब लेके आ रहा हूं तो इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद जब इस पॉइंट पर आ रहा है तो सवाल है इसे लेकर कौन आ रहा है। अगर ये इस पॉइंट से इधर अंदर की तरफ ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो क्वेश्चन ये बैठता है, क्वेश्चन ये होता है कि इसको लेके कौन आ रहा है इधर। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इसे लेके कौन आ रहा है यहां से यहां पर। ठीक है, इस जगह पे लेके कौन आ रहा है। ठीक है, और वो कैसे लेके आ रहा है, याद रखना कि ये टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव है, इसको जो इस पॉइंट पर लेकर आ रहा है वो कोई और नहीं है, वो यही सोर्स चार्ज है, यही इसे पुल कर रहा है अपनी तरफ। तो जब ये सोर्स चार्ज इसको लेट्स से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेकर आ रहा है, पॉइंट ए इंफिनिटी है और पॉइंट बी क्या है, ये फील्ड के अंदर का इलाका है, अंदर का एरिया है। सो ए से जब बी तक इसे ले खींच रहा है अपनी तरफ, तो इस पे वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है और वर्क कर रहा है। वर्क करने के बदले चूंकि इसमें पहले 0 जूल की एनर्जी थी, कोई एनर्जी नहीं थी, उल्टा जब ये ए से बी की तरफ आ रहा है तो ए से लेकर बी तक आते हुए इसको इस पे वर्क कर रहा है। ठीक है, इस पे वर्क कर रहा है और ये एनर्जी, इसके पास एनर्जी डिक्रीज होती चली जा रही है। किसके पास, इस टेस्ट चार्ज के पास, ये जब ए से बी की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसके पास से एनर्जी डिक्रीज होती चली जा रही है। ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, यानी ये इसे खींच रहा है अपनी तरफ, और जिसके बदले में इसके पास से यानी इस टेस्ट चार्ज के पास से एनर्जी डिक्रीज हो रही है, करीब आते हुए एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और होते होते लेट्स सपोज इस पॉइंट पर आके इसके पास जो एनर्जी बची, मान लो वो बची 200 जूल, समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए, ये एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है 200 जूल, एक रैंडम वैल्यू नेगेटिव 200 जूल। अब आप सोचेंगे यार ये नेगेटिव क्यों आ रही है, इसे तो पॉजिटिव आना चाहिए। नहीं, इन्फिनिटी से जब वो फील्ड के अंदर लेके आ रहा है उसको, तो वो उसकी एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, उस पे वर्क डन कर रहा है, उसकी एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। तो जब उसकी एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी इस इस टेस्ट चार्ज को दोबारा दोबारा पॉइंट ए पे जाना होगा, यानी इंफिनिटी पे जाना होगा, इस सोर्स की फील्ड से बाहर निकलना होगा, तो ये जो नेगेटिव 200 जूल की एनर्जी है, ये पे बैक करनी पड़ेगी, ये वापस देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये वापस देने के बाद ये वापस आ जाएगा पॉइंट ए के ऊपर। आ रही बात समझ में, यानी इतनी ही एनर्जी इसको दो और एनर्जी 0 जूल करो और वापस आ जाओ कहां पे, पॉइंट ए के ऊपर। समझ में आई, आई बात या नहीं आई, Yes, sir. क्लियर है। सो अब पॉइंट ए जो कि इंफिनिटी है, वहां से फील्ड के अंदर लाते हुए इसने जितना वर्क डन किया इस पर, ठीक है, जितना वर्क डन किया, जितनी इसकी एनर्जी कम करवाई, ठीक है, टोटल जितनी एनर्जी इसकी इसमें से निकाली, इसकी एनर्जी कम करवाई, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव 200 जूल। क्लियर है, आ रही बात समझ, क्लियर है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई, पढ़ो, वर्क डन ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ रेफरेंस पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इंफिनिटी से कि अंदर की तरफ किसी रेफरेंस पॉइंट पे लाना, ठीक है, अगर नेगेटिव सोर्स है तो ये कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उस पर जितनी एनर्जी स्टोर होगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका उलट भी हो सकता है, अगर सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव है तो अब अंदर से टेस्ट चार्ज जो फील्ड के अंदर है वहां से इसे ले जाएगा धक्का मारते हुए, पुश करते हुए, कहां पे, इंफिनिटी पे ले जाएगा। और अब की बार इसकी एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी, इसकी एनर्जी पॉजिटिव 200 जूल होगी, पॉजिटिव में होगी, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर है। किसमें किसमें clear है? जी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत अहम है, सही है। अब मैंने कहा ये 200 जूल की एनर्जी है, ठीक है, यहां तक पहुंच गया, कितने कूलम का चार्ज है, हमने अज्यूम किया था भाई ये कितने कूलम का चार्ज है, ये 2 कूलम का चार्ज है। अब मैं सिर्फ सवाल है, तो टोटल एनर्जी तो इसने खर्च की, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको ईपी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ई एंड पी। क्लियर है।
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। बास बुक में V से, बास बुक में 5 से, आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं है। V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो समझ में आ गई, 200 जूल है। ये टोटल एनर्जी खर्च हुई है उस एक चार्ज के ऊपर। सवाल है हर एक कूलम चार्ज पे कितनी एनर्जी खर्च हुई है, ये समझना। यानी मुझे ये जानना है कि एक-एक कूलम चार्ज पे कितनी खर्च हुई। यानी 200 जूल की एनर्जी है, तो 1 कूलम चार्ज पे कितनी खर्च हुई? तो टोटल कितना कूलम है? 2, तो 2 कूलम से डिवाइड करा दो। तो डिवाइड करने पे क्या वैल्यू आती है? माइनस का 100 और जूल्स, और डिनोमिनेटर में क्या? पर कूलम। यानी इसके 2 कूलम्स हैं। तो हर एक-एक कूलम चार्ज पर कितनी एनर्जी, कितने हर एक-एक कूलम चार्ज से कितनी एनर्जी निकाली होगी बताओ? 200 जूल्स है ना टोटल। तो हर एक-एक कूलम चार्ज से कितनी एनर्जी निकाली होगी? 100 जूल। आ रही बात समझ में? यस और नो? जी सर। सो हर एक-एक कूलम चार्ज की 100 जूल की एनर्जी की डेफिशिएंसी हुई होगी। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो हर एक-एक कूलम चार्ज को 100 जूल की एनर्जी मिलती। क्लियर है? उसकी बढ़ती। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ये जो हर एक कूलम चार्ज पर कितनी एनर्जी खर्च हुई, यानी उसे मिली या उससे निकाली गई, ये इंफॉर्मेशन कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आ रही बात समझ में? ये इंफॉर्मेशन कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाकी सारी डेफिनेशन वही है। बाकी सारी डेफिनेशन वही है, इन्फिनिटी से अंदर लेकर आओ। तो अब एक कूलम चार्ज पर कितना वर्क डन हुआ है, या एक कूलम चार्ज की कितनी एनर्जी दी गई है या निकाली गई है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई समझ में आई बात? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता कैसे? ऊपर क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे क्या है? कूलम चार्ज है। ठीक है, नीचे क्या है? कूलम चार्ज है। तो नीचे टेस्ट चार्ज हो जाएगा, और ये डिवाइड करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही है ना? चेक करो ना, ऊपर क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नीचे क्या है? वो उसका टेस्ट चार्ज की वैल्यू। उसको डिवाइड करोगे तो ये जो डिफरेंस आएगा, जो डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा। क्लियर है? यस और नो? जल्दी बोलो बेटा। जी सर। ठीक है, तो अब आप देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझ में आ गया आपको। उस पर भी डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट देख लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is the work done per unit charge in moving positive test charge from infinity to that point. देख रहे हो? और work done per unit positive test charge to bring it from infinity to a reference point in an electric field. सही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी फॉर्मूला लिख लो, उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट लिख लो। इधर देखो, फॉर नेगेटिव सोर्स टेस्ट चार्ज की अगर मैं बात करूं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन की इक्वल है। ये बताया ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसकी इक्वल है? अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे बात कर रहे हैं। सो वर्क डन यानी एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से अंदर लेकर आना, या एक टेस्ट चार्ज को फील्ड से बाहर इन्फिनिटी पे लेके जाना, तो जाहिर है इस दौरान वर्क डन होगा। और वर्क डन का मतलब होता है एनर्जी कन्वर्ट करना। सो वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इज इक्वल टू ये एफ बी होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ये कौन सी फोर्स है? जब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर के अंदर ये फोर्स ऑफ रिपल्जन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर है? सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी होता है। एफ की जगह आप इलेक्ट्रिक फोर्स लिखो के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये डी क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट है जो ये कवर कर रहा है। ठीक है, ये आर है। ठीक है, आर लिख दिया यहाँ पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ठीक है, अब क्या करें? आपने एक चार्ज को, यानी इस स्मॉल चार्ज को क्यू नॉट कर दिया, और ये जो बड़ा वाला सोर्स चार्ज है इसको क्यू कर दिया कंसीडर। क्यू नॉट और क्यू हो गया। फिर क्यू1 क्यू2 की जगह क्यू नॉट और क्यू कर दिया आपने। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज है और एक सोर्स चार्ज है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, के अपनी जगह रख दिया। क्लियर है? और आर क्या है? इस एक आर से एक आर कैंसिल कर दिया तो नीचे आर बचा। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर कि नेगेटिव कहाँ से आया? तो भाई अभी हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सोर्स चार्ज की। तो नेगेटिव सोर्स चार्ज का मतलब है ये, तो ये क्यू की वैल्यू है नेगेटिव में, तो यहाँ पे नेगेटिव क्यू रखने पर
ये नेगेटिव साइन बाहर चला गया, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, तो याद रखना अगर सोर्स नेगेटिव हो, नेगेटिव सोर्स हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है, अगर सोर्स पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में होगी। क्लियर है, समझ आई? पॉजिटिव फ्लैश चार्ज के लिए यही पूरी वैल्यू होगी, लेकिन पॉजिटिव में। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा EP इज इक्वल टू प्लस माइनस के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, प्लस माइनस क्यू लगाया, पॉजिटिव सोर्स के लिए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव सोर्स के लिए नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली पोटेंशियल का भी यही हाल होगा। क्लियर है, समझ आई? चले, जी सर। अब देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राफ, अब इसके पहले ग्राफ समझना है। ठीक है, सो ग्राफ क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। सो वी हैव अ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे बनाई है और एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस बनाया है। सो हमारा जो फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो देखो प्लस माइनस होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज, ठीक है, इस तरह से ये 1/r² से इसका रिलेशन बनता है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो देखा जाए तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और नेगेटिव टेस्ट चार्ज होगा तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेगेटिव साइन है, तो जैसे जैसे दूर जाएगा ना नेगेटिव सोर्स से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, और जीरो को अप्रोच करेगी बढ़ते बढ़ते नेगेटिव में। कैसे पता? इधर देखो, मैंने बताया था कि जिस वक्त एक टेस्ट चार्ज, इधर देखो ये टेस्ट चार्ज जिस वक्त ये इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। आगे आएगा -1 -2 -3 -4 -5, ऐसी ऐसी वैल्यू आएगी ना, नेगेटिव की तरफ आई। और अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पर कहीं है और यहाँ से, यानी टेस्ट चार्ज अगर यहाँ कहीं है और यहाँ से दूर जा रहा है, तो -10 पर है तो -9 -8 -7 करते करते वैल्यू क्या होगी? जीरो तक जाएगी ना, तो वैल्यू यहाँ से ऊपर जाते हुए बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नेगेटिव सोर्स से दूर जाता है तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते बढ़ते जीरो को अप्रोच करती है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? जी ये बात समझना। सब ये ग्राफ है, और इस ग्राफ का ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। इस ग्राफ में सबसे अहम चीज समझना, ठीक है, ये आपकी नेगेटिव सोर्स है बेटा, ये आपकी नेगेटिव सोर्स है। इस सोर्स पे अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूँ तो वो अट्रैक्ट होगा ऐसे, यहाँ भी टेस्ट चार्ज रखूँ तो वो भी अट्रैक्ट होगा। हमेशा टेस्ट चार्ज रखा जाता है, वो इसके दरमियान अट्रैक्ट होगा। ठीक है, सो जाहिर है, और इसका जो ग्रेडियंट है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का और डिस्टेंस का जो ग्रेडियंट है, इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको इंफॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है, किसकी इंफॉर्मेशन देगा? इलेक्ट्रिक फोर्स की। अब आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, कैसे आ गया? तो इधर देखिए, इस ग्राफ पे ग्रेडियंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर आप चाहें तो आप इसको देख भी सकती हैं। आप ये ग्रेडियंट ले लीजिए, 2 पॉइंट ले लीजिए अपनी मर्जी के। ठीक है, सो ये तकरीबन इसको 2r - r करके समझने के लिए कह रहा हूँ, 2 पॉइंट्स ले लिया, ये r हो गया, या आपको डेल्टा r कह दीजिए, 2r - r डेल्टा r, ये रन हो जाएगा, और ये डेल्टा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। सो आप राइज अपॉन रन कीजिए, तो राइज अपॉन रन कीजिए तो उसका ग्रेडियंट ये राइज है, ये रन है, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई डेल्टा आर, ये ग्रेडियंट देगा। ठीक है, तो आप डेल्टा आर को एक तरफ कर दीजिए। डेल्टा आर बेसिकली क्या है? 2r - r, आर है, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बुनियादी तौर पर क्या है? इन्फिनिटी से मेजर होती है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? के क्यू नॉट अपॉन आर, यही है। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, तो नेगेटिव साइन क्यों लिया? क्योंकि ये नेगेटिव सोर्स है। ठीक है, तो उसने नेगेटिव साइन लिया यहाँ पे। ठीक है, चार्ज नेगेटिव है ये वाला। ठीक, तो आप आर और आर को मल्टीप्लाई कीजिए तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको पता है के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या बनता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बनती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स बनती है, के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनती है। तो देखिए ये वाला ग्रेडियंट है, तो देखिए ये वाला जो ग्रेडियंट है वो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का जो ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट क्या इंफॉर्मेशन देगा, तो आप बोलेंगे भाई इसका ग्रेडियंट मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर है? आ रही बात समझ? अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज है तो वो उसे लेफ्ट साइड पर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ टेस्ट चार्ज है तो राइट पे करेगा। हमने लेफ्ट पे इसकी फोर्स को नेगेटिव कंसीडर किया है, राइट साइड पे फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर किया है। क्लियर है? तो इसीलिए जो पॉजिटिव ग्रेडियंट है वो नेगेटिव फोर्स की इंफॉर्मेशन देगा। नेगेटिव का मतलब फोर्स लेफ्ट साइड लग रही है, और इधर इधर जो नेगेटिव ग्रेडियंट है वो हमें पॉजिटिव फोर्स की इंफॉर्मेशन देगा, और पॉजिटिव फोर्स का मतलब है कि फोर्स राइट साइड पे लग रही है। क्लियर है? आ रही बात समझ? जी सर। ठीक है। अब इसी का, और ये बड़ी अहम बात है, इसको समझ लेना। इस इस आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 है। अगर ये इसको सुकेड़ के इसको मैं अगर एक पॉइंट पे ले आऊं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, पहले ही बता दूं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 है। तो a charge point mass is situated in a vacuum. A proton travels directly towards the mass as illustrated. a proton, आपको क्या कह रहे हैं, a charge mass is situated in a vacuum, ये चार्ज मास है, इस पे कोई चार्ज है। और प्रोटॉन कह रहा है प्रोटॉन ट्रेवल्स डायरेक्टली टुवर्ड्स मास, प्रोटॉन उस मास के करीब करीब आ रहा है। कह रहे व्हेन द सेपरेशन ऑफ द मास एंड द प्रोटॉन इज आर, इसके अंदर इनके अंदर से सेपरेशन है वो कितनी, वो क्या है, तो क्या कंसीडर करते हैं भाई इसको आर। So when the separation of the mass and the proton is R, electric potential energy of the system is EP. The variation with R of the potential energy is shown in figure 4.2. जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ये ऊपर बढ़ रही है, खुदा के वास्ते इसको बढ़ता हुआ देखना। ये -50 है, -40, -30, -20, ये इंक्रीज हो रही है। और नेगेटिव का मतलब यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है इस जगह पर, वो एक नेगेटिव सोर्स चार्ज है, याद रखना। यानी इसका मतलब ये जो चार्ज मास है, इस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, इस पे जो चार्ज है भाई वो नेगेटिव है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, याद रखना। और प्रोटॉन का चार्ज बहुत छोटा चार्ज है, इसका चार्ज बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा चार्ज है, तभी उसकी तरफ प्रोटॉन जा रहा है। ठीक है। अच्छा, यूज द फिगर टू स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द मास इज चार्ज पॉजिटिवली और नेगेटिवली। नेगेटिवली चार्ज स्टेट तो कर दिया, लेकिन वो कह रहे स्टेट एंड एक्सप्लेन, एक्सप्लेन भी करो। क्यों भाई? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है, एनर्जी भी क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में, नहीं समझ में आ रही है? जी सर, आ रही है। तब लिख लो, तब ये लिख लो, इसका रीजन लिखो यहाँ पर। ठीक है। So, R decreases, R decreases as R decreases, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी डिक्रीजेस, यानी एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस, जाहिर है जब वो करीब करीब आ रहा है तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है। हैंस अब क्या होगा भाई? वर्क brought out due to the force of attraction between source and proton, obviously तो force of attraction, ठीक है, the point mass is negatively charged। क्लियर? ठीक है, नोट कर
डिवाइड हो रहा है और होल किससे डिवाइड हो रहा है, आर से हो रहा है। तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये बनता है जाहिर है इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होती है क्यू इंटू ई के। तो देखिए जी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई आ गया, यही तो प्रूफ करना था। समझ आया नहीं आया बच्चों? जी, इसको लाइन पे लिख दो, यही तो प्रूफ करना था हमें। क्लियर है? जी सर। यही तो प्रूफ करना था हम, ठीक है। द एक्सप्रेशन इन A2, A2 में जो आपने एक्सप्रेशन निकाली है, यानी ये वाली एक्सप्रेशन ई क्यू इज इक्वल टू जी, वो कह रहा है ई क्यू बेसिकली क्या है, ई क्यू बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्यू इज द चार्ज, टेस्ट चार्ज, और जी इज नॉट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी इज द ग्रेडियंट भाई, ठीक है। तो ग्रेडियंट जो है वो क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यूज द एक्सप्रेशन इन A2 एंड इन फिगर 4.2, ठीक है। फिगर 4.2 की भी बात कर रहा है, ये इसको भी इस्तेमाल कीजिए, वो और इसको भी इस्तेमाल कीजिए। वो क्या है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज मास, उस चार्ज मास से 4.0 सेंटीमीटर पे आपने, यानी इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या निकालना है, बताइए क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ठीक है, यही कह रहा है ना, और क्या कह रहा है, पढ़िए। आप कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह रहा है, ये ई की वैल्यू निकाल। अब ई की वैल्यू कैसे निकालें, तो आप सबसे पहले ग्रेडियंट निकालिए, और ग्रेडियंट आपको फोर्स देगा, ठीक है। पहले ये काम कर लीजिए, फिर वहां से इक्वेट करके चार्ज को डिवाइड करके ई निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो ग्रेडियंट कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, अब ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई यहाँ से एक लाइन डबल, अच्छा पहले तो मैं एक यहाँ से लाइन जो है वो ड्रॉ कर दूं, ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक, उसके बाद टेंजेंट ड्रॉ करना है। जी बट, अच्छा जी, क्लियर है। ये इस तरह की लाइन हमारी बन रही है। मैं थोड़ा इसको और खेल कूद उसके बाद कुछ इस तरह की लाइन बन रही है, ऐसे ही है, क्लियर है। अब जरा इसको तुम रन करके देखो, इसको करके देखो रन, इसको करके देखो राइस, ठीक है। तो जरा करो राइस अपॉन रन, जी राइस में कितना आ रहा है, राइस में आ रहा है -20 है, -21, 22, 23 करके 28, सो लेट्स से ये -28, ठीक। सो अभी मैं सिर्फ नेगेटिव साइन को सबको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा राइस का, अच्छा ये तो राइस हो जाएगा 28, रन कितना हो जाएगा 8 होता है, ठीक है। सो राइस में 28 है, रन में 8 है, सो ठीक है, ये है 28 अपॉन 8। सो 28 अपॉन 8 कितना होता है बच्चों, 20, 3.5। 28 डिवाइड बाई 8, 3.5। सो 3 पॉइंट, अच्छा इसमें मैं बहुत एहतियात से काम ले रहा हूँ, जाहिर है आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है हो सकता है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, आप दोनों तरफ से इसके वो देख लीजिए, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ की है, दोनों तरफ से इसकी जो है वो सेम बॉक्सेस की हाइट देख लीजिए, ठीक है। तकरीबन 3.5 3.6 के अराउंड वैल्यू आएगी। अगर आप चाहें, वैसे तो मुझे तो लग रहा है कि ये 8 जो है ना क्रॉस गलत जगह पे कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है।
ये एक जगह पे नहीं है, एक जगह पे आना चाहिए। ये 20 में जा रहा है, या तो मैं फिर 20 की कोई वैल्यू उठा दूँ। टच कर रहा है कि 20 की वैल्यू, ये 7.5 तकरीबन मुझे लग रहा है। तो मैं नीचे की वैल्यू को, मुझे ऐसा लग रहा है, यानी कि मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो ये 4 है, ये 6 है, 6.2468 यानी 7 आ गया, ये 7 है, 7.2 7.4 7.6 7.8 7.9, यानी ये बनेगा 27, ये है 8, 7.9 लग रहा है मुझे नीचे का, तकरीबन 7.9। ज़रा रखना 28 डिवाइड बाई 7.9 कितना बनता है? सर ये भी 3.5 ही है। असल मतलब वो एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है? 3.5443। 3.54, ठीक है, इंटू 10 की पावर। अब ये -26 है, ठीक है, ऊपर जूल जाएगा और नीचे सेंटीमीटर है, ठीक है, तो नीचे सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर होता है। सो देखो 3.54 इंटू 10 की पावर -26 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी? 24. 24 जूल्स पर मीटर आएगा। ये है 3.54 के करीब मेरी वैल्यू आ गई। अब मेरा ये ग्रेडियंट आ गया 3.54, अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ये ग्रेडियंट, ठीक है, अब ग्रेडियंट ठीक है। सो अब चेक कर लेते हैं, तो ग्रेडियंट 3.54 है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 3.54 और -24 जूल्स। अब जूल्स पर मीटर तो कुछ नहीं होता, जाहिर है जूल्स को खोल लो भाई तुम। जूल्स क्या होगा? न्यूटन मीटर के बराबर है, नीचे भी मीटर है, तो कैंसिल कर दो, न्यूटन बचेगा। और ये ई क्यू के बराबर है, ई मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 की पावर एज इट इज 90, डिवाइड कर लो वहाँ ले जाकर, 3.54 इंटू 10 की पावर -24, ये कैंसिल करो, न्यूटन है, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -90। जी आंसर बताइए क्या? 2.21 times 10 power minus 5. 1. 2.21, आगे हाँ। 2.2, 2.21 के बाद थर्ड डिजिट बताओ ना। 25. 2.21 1. के 2.21 2125 2.2 हो जाएगा ना, 2.22 हो जाएगा, ऐसे ही है, इंटू 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 10 कितना हो जाएगा? माइनस 5. 5 और -5, Minus 5. -5। अब क्या निकाल रहे हैं आप? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, या तो वोल्ट्स पर मीटर आएगा, न्यूटन पर कूलम आपको, तो ये आंसर हो सकता है। अच्छा, ग्रेडियंट में आपको वो लाजमी अलाउ करता है, ठीक है, वो आपको अलाउ करता है, ग्रेज अलाउ करता है, क्लियर। सो लाजमी सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने अलाउ किया होगा, कोई ना कोई, आप मार्किंग स्कीम देखें तो मार्किंग स्कीम में भी अलाउ किया है, ठीक है, लिखा हुआ है उन्होंने, अगर आप पढ़ें। सो तो लेस देन ±0.3 होगा, तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और अगर अगर आपने लेस देन ±0.6 किया होगा, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। आप मार्किंग स्कीम चेक कर लीजिए एक बार अपनी, लाजमी लिखा होगा, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में ये बातें लिखी होती हैं।